हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बहुत ही डरावनी फिल्म जिसका नाम है द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो हटाई के कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस में घूमने आए थे, जिसमें हस्बैंड का नाम विक्टर और वाइफ का नाम सोरेन था, जो कि प्रेग्नेंट होती है। ये दोनों काफी रिलीजियस थे और वहाँ एक वुडू करने वाली लोकल औरत सोरेन को उसके होने वाले बच्चे के लिए ब्लेसिंग्स देती है। लेकिन अगले ही दिन अचानक वहाँ एक मैसिव अर्थक्वेक आ जाता है जिसमें सोरेन काफी बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर्स विक्टर से कहते हैं कि या तो वो उसकी वाइफ को बचा सकता है या तो फिर उनके बच्चे को। और अब इसका फैसला ऑब्वियसली विक्टर के हाथ में था। इस पॉइंट में हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि विक्टर ने किसे सुना, लेकिन उसकी वाइफ ने उससे कहा था कि कुछ भी हो जाए बच्चे को जरूर बचाना। अब यहाँ से कहानी 13 साल आगे जाती है, जहाँ हम विक्टर की बेटी एंजिला को देखते हैं जो अपने मॉम की पुरानी चीज को देख रही होती है, जिसमें से वो उनका एक स्कार्फ ले लेती है क्योंकि वो अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही थी। अब विक्टर अपनी बेटी के साथ जॉर्जिया में रहता है और आपस में वो दोनों बहुत खुश है। जिसके बाद विक्टर एंजेला को स्कूल ड्रॉप करने जाता है, जहाँ वो उसके गले में उसकी मॉम का स्कार्फ नोटिस करता है और वो स्कार्फ उससे ये बोलकर ले लेता है कि उसकी मॉम की चीज बहुत खास है। अब स्कूल में एंजेला अपनी दोस्त कैथरीन से मिलती है और छुट्टी के बाद ये दोनों पास के एक जंगल में चले जाते हैं, जहाँ वो एक टनल जैसी जगह पर कैंडल्स लगाकर किसी तरह का रिचुअल करते हैं ताकि एंजेला अपने मॉम से बातें कर सके। बेसिकली वो आत्माओं से कांटेक्ट कर रहे थे। अब रात में हम विक्टर को देखते हैं जो अपनी फोटोग्राफी का काम निपटा कर घर आता है, लेकिन वो देखता है कि एंजेला अब तक घर नहीं आई है। अब इससे परेशान विक्टर एंजेला के दोस्त कैथरीन के पेरेंट्स को कॉल करके एंजेला के बारे में पूछता है, क्योंकि सुबह एंजेला ने कहा था कि आज वो कैथरीन के घर जाएगी, लेकिन विक्टर को उनसे पता चलता है कि कैथरीन भी अभी तक घर नहीं आई है। अब ऐसे में तीनों पेरेंट्स जंगल में जाकर कैथरीन और एंजेला को ढूंढने लगते हैं और कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें कैथरीन का स्कूल बैग दिखता है और उसी टनल के नीचे विक्टर को एंजेला की शूज मिलती है। अब इस पॉइंट पे पुलिस भी दोनों मिसिंग बच्चे को ढूंढने लगी थी, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं चला था, जिससे दोनों बच्चे के पेरेंट्स भी आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन पुलिस अफसर उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि अभी सबसे जरूरी उन दोनों बच्चों को ढूंढना है और उन्हें बस इस पर फोकस करना चाहिए। इसी तरह अब 3 दिन बीत जाते हैं और उस जंगल से लगभग 30 मील दूर वो दोनों बच्ची एक फार्मर के शेड में मिलती है, जिसके बाद तुरंत दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हालांकि उन्हें कुछ याद नहीं था कि वो दोनों वहाँ कैसे आ गई। एंजेला को लग रहा था कि वो कुछ घंटों से गायब थे, लेकिन असल में वो 3 दिन बाद मिली थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स दोनों बच्चे को अच्छी तरह से एग्जामिन करते हैं, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग्स में कुछ खास नहीं मिलता। ना वो दोनों ड्रग थी और ना ही कोई फिजिकल असल्ट उनके साथ हुआ था। बस उनके पैर में छोटी मोटी चोट और साले वगैरह थे, जो शायद इतनी दूर खाली पैर चलने से हुआ होगा। हालांकि हम नोटिस कर पाते हैं कि इन दोनों की बिहेवियर अब नॉर्मल नहीं लग रहा था। ये दोनों जहाँ भी गई हो पर अपने साथ कुछ तो वो लेकर आई है। खैर अब वो दोनों हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। अब घर में विक्टर अपनी बेटी एंजेला से सच पूछता है और एंजेला बताती है कि उसे अपने मॉम की वॉइस सुनाई देती है और जंगल में वो उनकी स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए गई। वहाँ उन्होंने कैंडल और पेंडुलम की मदद से पेड़ के पास एक रिचुअल किया था, लेकिन साथ में एंजेला को अपनी मॉम की कुछ सामान हाथ में रखना था। पर उस दिन विक्टर ने उससे उसकी माँ की स्कार्फ ले लिया था। ऐसे में एंजेला की बात उसकी मॉम से नहीं बल्कि किसी दूसरे स्पिरिट से, जिसके बाद का उसे कुछ याद नहीं है कि वो उस फार्मर के सेट में कैसे पहुंच। इस पॉइंट पे एंजेला अपनी डेट के पीछे किसी डिमोनिक स्पिरिट को देखती है और सडनली अपने डेट से खुद को अकेला छोड़ देने के लिए कहती है, जिसके बाद से उसकी हरकतें अजीब हो गई थी। वो बाथरूम में लाइट ऑन ऑफ कर रही थी, अपने डेट को घूर रही और अगले ही दिन वो बेड पर सुसु कर लेती है। तब विक्टर उसे नहाने के लिए बाथरूम भेज देता है, लेकिन बाथरूम का पानी काला हो गया था और एंजेला वहाँ से गायब थी। विक्टर वहाँ उसके उखड़े हुए नाखून को भी नोटिस करता है। घर में ढूंढने के दौरान एंजेला अचानक से अपनी डेट पर ही हमला कर देती है, ये बोलकर कि उसे अपनी मॉम चाहिए। वो काफी एग्रेसिव हो गई थी, साथ ही साथ उसे दौरे भी पड़ रहे थे। अब ऐसे में तुरंत एंजेला को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। वही दूसरी तरफ कैथरीन भी खोई खोई और अजीब बिहेव कर रही थी। हम कैथरीन और उसके फैमिली को चर्च में देखते हैं, जो कि अपने बेटी के घर वापस आने की खुशी में गॉड को थैंक्स बोलने गए थे। चर्च में फादर और बाकी सभी कैथरीन के लिए काफी खुश थे, लेकिन कैथरीन वहाँ सबके सामने आकर अजीब तरह से द बॉडी इन द ब्लड, द बॉडी इन द ब्लड चिल्लाने लगती है, मानो उस पर कोई बुरा साया था। बेसिकली वो चर्च में गॉड का मजाक उड़ा रही थी। ये सब देखने के बाद कैथरीन की मॉम मिरांडा को लग रहा था कि यह सब कोई डिमोनिक पोजेशन है। उसका मानना था जीसस की तरह यह दोनों लड़कियां भी हेल
से लौटी है, इसलिए उनके पैर जले हुए हैं और इन पर डीमन का साया है। लेकिन टोनी और विक्टर को इस पर यकीन नहीं था, खासकर विक्टर को, क्योंकि अपनी बीबी को खोने के बाद वो गॉड्स पे बिलीव करना छोड़ दिया था। अब उस रात हॉस्पिटल में एंजेला की केयर एन नाम की एक नर्स कर रही थी। तभी एकदम से एंजेला उठ जाती है और उस नर्स को सिस्टर मैरी जेवियर कहकर बुलाती है। फिर वो योर बेबी बोलकर डिमोनिक वे में हंसने लगती है और उसका बेडशीट खून से भर जाता है, जिसके बाद एंजेला की हरकतें को देखते हुए उसे मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है। उसके बाद वो नर्स एन विक्टर से मिलती है और उसे कहती है कि जो एंजेला के साथ हो रहा है वो डिमोनिक पोजेशन है और उसे डॉक्टर के बजाय क्रिस मैकनील की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी बेटी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। यहाँ पर वो 1973 द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म के बात कर रही थी, जिसमें क्रिस की बेटी रेगन एक डीमन से पोजेस थी, जिसके बारे में क्रिस ने एक किताब भी लिखा है जो एन विक्टर को दिखाती है। पर जाहिर है कि विक्टर को यह सब नॉनसेंस लगता है। तब एन कुछ रिवील करती है कि बचपन से ही वो एक नन बनना चाहती थी और वो एक सिस्टर भी रह चुकी है, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ऐसे में उसे अपना एबॉर्शन करना पड़ा, जिसके बाद उसने अपना नाम एन रख लिया और एज ए नर्स काम करने लगी। उसका पुराना नाम और एबॉर्शन वाली बात कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि उसकी फैमिली को भी नहीं पता। लेकिन उस रात एंजेला ने उसे उसके पुराने नाम से बुलाया और एन को उसके बच्चे के बारे में बोलकर हंसने लगी थी, जिसके बाद उसका बेडशीट खून से भर गया, जो उसके एबॉर्शन को दर्शाता है। यह सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, मतलब एंजेला की बॉडी किसी इवल शक्ति या डीमन के कब्जे में है, वरना एक बच्ची को कैसे किसी का डार्क पास्ट पता होगा। अब यह सब सुनने के बाद विक्टर उस किताब को पढ़ता है, जिसके बाद वो खुद क्रिस मैकनील से मिलने जाता है और उसे अपनी कंडीशन बताता है। क्रिस का कहना था कि वो कोई एक्सोर्सिस्ट नहीं, लेकिन उसने हर रिलीजन के एक्सोर्सिज्म और रिचुअल को स्टडी किया है, इसीलिए वो इस तरह के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को मानती है और उसे इस बारे में काफी कुछ पता है। 50 इयर्स एगो उसकी बेटी रेगन भी एक डीमन से पोजेस हो गई थी, जिसके बाद उसे एक्सोर्सिज्म किया गया था। फिर क्रिस ने इस पर किताब भी लिखी, जिससे उसकी बेटी नाराज होकर दूर चली गई और उसे यह भी नहीं पता कि उसकी बेटी अब कहाँ है। इसके बाद क्रिस और विक्टर एंजेला से मिलने के लिए मेंटल असाइलम जाते हैं, जहां एंजेला क्रिस को देखते ही पहचान लेती है, यानी कि एंजेला को भी उसी डीमन ने पोजेस किया है जिसने 50 साल पहले क्रिस की बेटी रेगन को पकड़ा था। फिर ये दोनों कैथरीन को देखने उसके घर जाते हैं, जहाँ के हालात और भी भयानक थे। मिरांडा डर के मारे अपने 2 बच्चों के साथ प्रेयर कर रही थी और टोनी भी रो रहे थे, क्योंकि कैथरीन अब पूरी तरह पोजेस हो गई थी। विक्टर सबको संभालता है, वही क्रिस कैथरीन के रूम में जाती है, जहाँ उसके अंदर का डीमन क्रिस से कहता है कि वो जानता है उसका बेटी रेगन कहाँ है। वो कहता है कि रेगन मर चुकी है और वो अभी हेल में है। तब क्रिस सेंटिंग करते हुए उस डीमन को कैथरीन की बॉडी को छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन कैथरीन एक क्रॉस लेकर क्रिस की दोनों आंखें फोड़ देती है और कहती है कि वो अभी अपने बेटे को कभी नहीं देख पाएगी, जिसके बाद कैथरीन को दौरा पड़ने लगता है। अब विक्टर तुरंत क्रिस को हॉस्पिटल लेकर जाता है, हालांकि अब क्रिस की आंखें चली गई थी। अब हम फादर मैडॉक्स को देखते हैं, जो सर्च काउंसिल से एक्सोर्सिज्म के परमिशन मांगते हैं, लेकिन सर्च उसे इसकी इजाजत नहीं देता। उधर हॉस्पिटल में क्रिस विक्टर से कहती है कि हर रिलीजन में एक चीज कॉमन है, उन लोगों का अपने गॉड्स और एक दूसरे पर बिलीफ। इन बातों से इन्फ्लुएंस होकर विक्टर एक्सोर्सिज्म के लिए मान जाता है और फिर वो एक अफ्रीकन समन बिहाइव को बुलाता है, जो रिचुअल्स वगैरह करती थी। अब उन दोनों लड़कियों पर एक्सोर्सिज्म होने वाला था और इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं कैथरीन के पेरेंट टोनी और मिरांडा, विक्टर और उसका पड़ोसी नर्स एन, लोकल चर्च के वो फादर और बिहाइव जो रिचुअल को परफॉर्म करेगी। खैर, अब ये लोग कैथरीन और एंजेला को घर लाते हैं और बिहाइव रिचुअल के लिए फ्लोर पर एक सिंबल ड्रॉ करती है, जिसके बीच दोनों लड़कियों को शेर से बांध दिया जाता है। तभी बाहर फादर मैडॉक्स भी आते हैं, लेकिन फादर बताते हैं कि उन्हें चर्च से परमिशन नहीं मिला, इसीलिए वो एक्सोर्सिज्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन नर्स एन पहले एक नन रह चुकी है, अब वो एक्सोर्सिज्म करने का फैसला लेती है। अब सभी घर के अंदर आते हैं, जहाँ की हालत बहुत बुरी थी और हार्टबीट वाली मशीन में दोनों लड़कियों का दिल एक साथ ही धड़क रहा था। जाहिर है दोनों को एक ही डीमन ने पोजेस किया है, इसीलिए वहाँ वो सब एक होली एम्यूलेट जैसा कुछ पहनते हैं। देन एक्सोर्सिज्म शुरू होता है। सिस्टर एन बाइबल के राइट्स को पढ़ने लगती है, जिससे वो दोनों लड़की एक डिमोनिक स्माइल देती है, जिसके साथ ही वहाँ की चीजें हिलने लगती है और पूरा घर कांपने लगता है।
एंजेला के अंदर से वो डीमन एन को उसके एबॉर्शन के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलता है। इनफैक्ट वहाँ खड़े सभी लोगों के पास्ट के बारे में बोलकर उन्हें कमजोर करने लगता है। अब पहले ही सबको बोल दिया था कि चाहे कुछ भी हो, एग्जॉर्सिज्म के दौरान दोनों लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं सुनना है। इसीलिए बिहाइव कैथरीन और एंजेला के ऊपर होली वाटर जैसा कुछ छिड़कता है, जिससे दोनों की बॉडी से गर्म भाप उड़ने लगता है। खैर, अब वहाँ आग के धुएं से उस बेबर को खत्म किया जाता है, जिसके बाद विक्टर एग्जॉर्सिज्म के अनहोली वाटर को घर से दूर ईस्ट में फेंकने के लिए जाता है, जहाँ बाहर उसे फादर मेडॉक्स देखते हैं, जो अपनी कार में प्रे कर रहे थे। विक्टर उनसे कहते हैं कि शैतान से लड़ाई अंदर हो रही है। खैर, अब एग्जॉर्सिज्म आगे होता है, चीजें और भी ज्यादा बुरी होने लगती है। जैसे एन का हाथ का क्रॉस एकदम से गर्म हो गया था, जिससे उसका हाथ जल जाता है। अब इस पॉइंट पर डीमन विक्टर के बारे में एक शॉकिंग बात रिवील करता है कि 13 साल पहले जब विक्टर को अपनी वाइफ और बच्चे में किसी एक को सुनना था, तो उसने डॉक्टर से अपनी वाइफ को बचाने के लिए कहा था, लेकिन उसकी वाइफ की कंडीशन काफी क्रिटिकल थी, इसीलिए डॉक्टर केवल विक्टर के बच्चे को बचा पाए, जो कि एंजेला है। अब पोजेस एंजेला विक्टर से कहती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते थे, तुम तो मुझे पहले ही मारने वाले थे। इस बात से विक्टर बहुत टूट जाता है, जिसके बाद ये डीमन विक्टर की ही तरह वहाँ सबको एक चॉइस देता है कि इन दोनों लड़कियों में से कोई एक ही बचेगी। तुम लोग किससे सुनोगे? अगर तुमने किसी एक को भी नहीं सुना तो ये दोनों लड़कियां मारी जाएगी। लेकिन कोई भी कैथरीन और एंजेला में से किसी एक का भी नाम नहीं ले रहा था, जैसे कि सबको पता था कि यह डीमन की एक साल है। अब ये लोग परेशान होकर हार मानने लगे ही थे कि तभी वह फादर मेडॉक्स की एंट्री होती है, जिनके आने से सबको थोड़ा हिम्मत मिलती है और फादर दोनों लड़कियों को छूकर प्रे और सेंटिंग करने लगते हैं और उस डीमन को उनके बॉडी से अलग होने को कहते हैं। लेकिन उन्होंने गलती कर दी थी, फादर ने उन्हें छू दिया था, जो करना बिल्कुल मना था। और अब हम देखते हैं कि द एग्जॉर्सिस्ट का आइकॉनिक सीन, जिसमें फादर को पोजेस करके डीमन उसके गर्दन को पूरी तरह मरोड़ देता है, जिसपे फादर मेडॉक्स की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसके बाद सब कुछ एकदम डिमोनिक हो जाता है और विक्टर तुरंत ही एंजेला के गले में अपनी बीबी का वही स्कार्फ लपेट देता है और कहता है कि उस दिन उसे ये स्कार्फ एंजेला से नहीं लेना चाहिए था, और अपनी बेटी को उस डीमन से लड़ने के लिए कहता है। अब एंजेला धीरे धीरे होश में आने लगती है। वही दूसरी तरफ कैथरीन रोने लगती है कि उसका क्या होगा, वो मरना नहीं चाहती। ऐसे में कैथरीन के पिता टोनी एकदम से अपनी बेटी कैथरीन को सुनने लगते हैं, जिससे अब एंजेला हवा में लेविटेट होने लगती और उसके मुंह से एक ब्लैक लिक्विड निकलकर ऊपर की तरफ जाने लगता है, मतलब दूसरी दुनिया में, जहां उन दोनों की स्पिरिट कैद थी। अब सडनली दोनों लड़कियों की हार्ट बीट रुक जाती है और अब यहाँ पे मूवी की शॉकिंग प्लॉट रिवील होता है। असल में डीमन ने इन सब को ट्रिक किया था। मतलब डीमन किसी को पोजेस तो कर सकता है, लेकिन उनके सोल को कंज्यूम करने के लिए उन्हें उनकी परमिशन चाहिए, और कैथरीन के पिता ने अपनी बेटी को सुनकर उस डीमन को एक काइंड ऑफ परमिशन दे दिया था, जिससे डीमन कैथरीन को ले गया और एंजेला बच जाती है। जिसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और सबको अपने कस्टडी में ले लेता है। मतलब वहाँ 2 बच्ची को चेयर में बांधकर उन पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया गया था, जिनमें से एक बच्ची और फादर भी मारे गए हैं। साथ ही ये एक्सोर्सिज्म भी सर्च की मंजूरी के बिना हुआ था। जिसके बाद नर्स एंड पुलिस को डीमन और एक्सोर्सिज्म के बारे में बता रही थी और कैथरीन के पेरेंट्स पूरी तरह टूट गए थे। अब एंजेला भी स्कूल जाने लगती है और कैथरीन की खाली सीट को देखती रहती है। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि क्रिस, जिसकी आँख चली गई थी, और अब उससे मिलने के लिए उसकी बेटी रेगन आती है, और बस यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।